गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने 2 चैप्टर कर लिए थे, अब हमारा 3rd चैप्टर है साना साना हाथ जोड़ी। किसके द्वारा रचित है ये? मधु कांकरिया। साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया द्वारा विरचित। क्या है ये? एक यात्रा वृतांत है। अब हम चैप्टर रीड कर रहे हैं। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था। सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। किस बारे में बताया गया? जो बताई गई ये बातें किसके बारे में बताई गई? एक गैंगटॉक शहर है, उसके बारे में बताई गई है। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। और वह रहस्यमय सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। क्या जगा रही थी? मनमोहन, प्यार जगा रही थी। सम्मोहन, एक मोह सा जगा रही थी। कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतिद्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी क्या है? ये एक प्रार्थना है। प्रार्थना मतलब जो हम सुबह प्रेयर करते हैं, स्कूल में जैसे प्रेयर करते हैं, तो ये भी एक प्रार्थना है। साना साना हाथ जोड़ी गर्दू प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कौशेली। इसका मीनिंग क्या है भाई? छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। एक नेपाली युवती ये गा रही थी, तो ये वर्ड उससे सीखे थे। मधु कांकरिया क्या है? इनके यात्रा वृत्तांत थी। ये यात्रा वृत्तांत में वे जैसे ही वो गैंगटॉक शहर में प्रवेश करती है, तो वहाँ के दृश्य का उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है, और जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने इस प्रार्थना को सुना, और उस प्रार्थना को वो किससे सुना था? नेपाली युवती से, और उसी का वर्णन ये कर रही हैं। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी में की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई दे। कंचनजंगा क्या है भाई? एक नदी है, ठीक है। कंचनजंगा एक हिमालय की चोटी है, नदी नहीं, सॉरी, हिमालय की चोटी। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस वर्ष भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रही। कंचनजंगा न दिखती थी न दिखी, पर सामने की रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। बहरहाल गंगटोक में 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग क्या? ये भी एक युमथांग क्या है भाई? ये भी एक जगह का नाम। युमथांग यानी घाटियाँ। सारे रास्ते हिमालय की गंधम घाटियों और फूलों से लदी वादियों मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे ने मुझे बता रहा था। जितेन नार्गे कौन था भाई? एक जितेन नार्गे एक गाइडेंस था। गाइडेंस जो गाइड करता है वो ड्राइवर कम और गाइड जाता था। क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। वो यात्रा कर रही है, और जैसे जो मधु कांकरिया जी है वो यात्रा कर रही है, और जैसे ही वो जितेन गार्गे से पूछ रही है क्या यह बर्फ़ मिलेगी, उत्साह से। चलिए तो जगह जगह गर्दाए पाइन और धूपी के खूबसूरत नकुले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ। पताकाएँ क्या होती है भाई? पताकाएँ होते हैं झंडे, किसी ध्वज की तरह लहराती है। शांति और अहिंसा के प्रतीक की ये पताकाएँ, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उनकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती हैं। नहीं,
इन्हें उतारा नहीं जाता है। ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती है। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं। वे रंगीन होते हैं। नारंगी बोलता जा रहा था कि और मेरी नज़र उसकी जीभ पर लगी दलाई जामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। उसकी जीप पर लगी दलाई जामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई जामा की ऐसी तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कभी लॉन्ग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। या गाइड एक फिल्म बनी हुई थी भाई, उसकी शूटिंग भी यहीं पर हुई थी। तिब्बत के चीज़खे बमसन ने लेप्चाओं के शोमेन से कुंस्तेक के साथ संधि पत्र भी यहीं हस्ताक्षर किए थे। एक पत्र जहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यह है क्या? नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते। क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद यह देश की आत्मा एक जैसी। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ते गए। बाजार, लोग, बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल से हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों के ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रही थी। हिमालय भी एक छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप में वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों, तीर्थयात्रियों का काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय, और देखते देखते रास्ते वीरान, संकरे, जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते से विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती पाताल नापने लगी। वादियां चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था कि जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकले जा रहे हों। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं। वो क्या थी? जो राइटर है, लेखिका है, वो इस सारे दृश्यों को अपने अंदर समा लेना चाहती थी। पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीभ की खिड़की से मुंडकी निकाल मैं मुंडकी मीन्स अपनी गर्दन निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों की सिर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जल प्रतापों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इटला कर बहती चांदी की तरह गोंद मारती बनी ठनी तीस्ता नदी को सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी। यह तीस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। मेरे नागपति, मेरे विशाल। मैंने हिमालय को सलामी देना चाहा, तभी जीप पर एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के शिखर गिरता फैन उगलता झरना। इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। क्या नाम था भाई इस झरने का? 7 सिस्टर वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगा। सभी सैलानी खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने से संगीत के साथ आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर के बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबाया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अंतता का प्रतीक वह झरना, उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं ही देश और काल के सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्भर धारा में बह गई। मन हुआ कि
अंततः समय तक ऐसे ही बहती रही, सुनी रहूं इस झरने की पुकार को, पर जितेन मुझे ठेलने लगा। आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। तो हम आज यहीं तक करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।